चलिए अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके है ना, ऑलरेडी चर्चा किए थे, जिसमें हम लोगों ने अच्छे खासी इसकी बेसिक जानकारी हम लोगों ने लिया था, और आज भी पुनः हम लोग थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में आपने जाना था कि मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करता है, राइट। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, उन 16 महाजनपद का एक भाग हुआ मगध महाजनपद, राइट। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी होती है। ये अन्य सभी 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली एक जनपद रहता है, महाजनपद, जिसे हम मगध महाजनपद कहते हैं, जो बाद में एक बड़ा सा साम्राज्य बनता है, जिसके अंतर्गत कुछ अन्य जो महाजनपद थे वह भी समाहित कर लिया जाता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो महाजनपद होती है, यानी कि जो मगध था, मगध को इतने ज्यादा विस्तार कैसे मिला। मगध को विस्तार मिलने के 3 कारण हमने बताया था। कौन कौन सा, कौन कौन सी? पहला कारण हमने बताया था कि किसी भी क्षेत्र को विकसित होने के लिए भौगोलिक कारक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भौगोलिक स्थिति उसकी सही होनी चाहिए। दूसरी उसका क्या होना चाहिए? आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। और तीसरी स्थिति क्या होनी चाहिए? राजनैतिक स्थिति सही होनी चाहिए, राइट। इतना हम लोगों ने जाना था। तो मगध जो था, मगध का जो स्थिति थी, कुछ मिला करके देखा जाए तो वह क्षेत्र के अनुसार भी वो परिपूर्ण था, उसका आर्थिक स्थिति भी मजबूत था, और उसके राजनैतिक स्थिति यानी कि उसके अंतर्गत जितने भी शासक आते गए वो सभी भी विस्तारवादी नीति के रूप में जाना जाता था, यानी कि अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए जाना जाता था, राइट। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जो मगध था, मगध का जो क्षेत्र हुआ करता था वो क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ। तो भौगोलिक क्षेत्र हमने जाना था। उस भौगोलिक क्षेत्र का कारण क्या था? 3 नदियों से घिरा हुआ था, है ना, और एक पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र था। पर्वत कौन कौन सी? पर्वत कौन कौन सी थी? ये वाला विंध्याचल पर्वत, है ना, नीचे में है विंध्याचल पर्वत, ये हमारा मगध है। यहां पे कौन सी नदी थी? गंगा नदी। इधर कौन सी नदी? सोन नदी। यहां पर गंडक या चंपा नदी। इन सभी नदियों और पर्वतों से घिरे रहने के कारण गंगा जो मगध जो था वो क्या था? भौगोलिक स्थिति से मजबूत था। अगर इसमें होता यह था कि अगर कोई भी दुश्मन हम पर अटैक करने आएगा, मगध पर अटैक करने आएगा, तो वो कहां से उठकर आएगा? कहां से आएगा? अगर कोई भी दुश्मन आ रहा है, ये हमारा नदी है, हमारा मगध यहाँ पर है, दुश्मन यहां से जब एंट्री करेगा तो हमारा जो दरबार है, हमारा जो सैनिक है, वो बैठ के तो खैनी नहीं लगाएगा, है ना। वो बैठ करके खैनी भी लगाएगा, मगर उसका आंख कहाँ रहेगा? नदी के तट पर रहेगा, है ना। नदी के तट पर रहेगा, नदी में वो देखता रहेगा कि कौन ऐसा भाई है जो कि हमको दोबारा खैनी देने आएगा ना। तो इसलिए यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो एक्टिव हुआ करते थे, और यहाँ से कोई भी दुश्मन जो आता था उसको पहले ही वो देख करके पहले ही अलर्ट करता था अपने क्षेत्र के सैनिकों को कि हम पर दुश्मन अटैक करने वाला। तो यहाँ से अटैकिंग मोड जब आती थी तो सबसे पहले क्या, ये दुश्मन यहाँ दुर्ग पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले कहां पर? यहीं पे छेका जाएगा, है ना। कहां छेकाएगा? बीच रास्ते में ही वो घिर जाएगा, और जब बीच रास्ता में घिर जाएगा तो इधर की सैनिक दोनों टकरा करके बीच में ही खत्म। तो नदी के तरफ से नहीं आएगा। दूसरी बात कि अगर हमारा क्षेत्र है मगध का,
और मगध के क्षेत्रफल, हम ये जो हमारा स्थित है ये पर्वत पर स्थित है। नीचे से अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी दुश्मन आ रहा है, तो हमारे ऊपर वाला जो खड़ा व्यक्ति है, हमारा जो सैनिक है, वो ऊपर से देख करके क्या कहेगा, आजा भैया आजा आजा आजा, स्वागत में बैठे हैं, कहेगा ना, आ जाओ। दो चार गो पकवान बना के रखे हैं, एक में मिलेगा AK-47, एक में मिलेगा त्रिशूल, एक में मिलेगा बंदूक, एकागो में पत्थर भी मिलेगा, पकवान हो गया ना। तो वैसा, तो उस समय के जो सैनिक, उस समय AK-47 नहीं चलता था, त्रिशूल भाला अस्त्र सब चलता था, ठीक है। तो पर्वत के कारण ये हमारा मगध जो था सेफ था। तो ये कारण इसकी भौगोलिक स्थिति। दूसरी, किसने क्या किया कि आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत की, क्योंकि जो मगध का क्षेत्र है ये गंगा नदी के किनारे, नदियों के किनारे है ना। नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पर कृषि भी अच्छा खासा होगा, जहां पर पानी भरपूर रहेगा वहां पर तो सीजनली कृषि भी होगा, यानी कि खेती होने के कारण हमारा जो था आर्थिक स्थिति भी एक तरह से मजबूत था। तीसरा कारण जो होता है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक कहने का मतलब क्या, मतलब ये कि जितने भी राजा आए, चाहे मगध की अगर शुरुआत करें तो जहां से हमारा एक बृहद्रथ का नाम शुरू होता है, किसका, बृहद्रथ का नाम शुरू होता है, बृहद्रथ से बढ़ते हुए जहां तक हम जाते हैं मौर्य वंश तक, इसके बीच के जो शासक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश जो आते हैं, इनके बाद जो हमारा मौर्य वंश आता है, ये सभी का सभी जो है इसने अपनी स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को विस्तारवादी मोड में रखा था। गर्लफ्रेंड के फोन आ रहा है कि गर्लफ्रेंड के मैसेज आ रहा, हाँ साहब, इधर पकवान जो बन रहा है, इधर में से कुछ सेंट नहीं आ रहा है, हाँ तो मोबाइलवा जरूरी है कि जरूरी है, कहिए तो क्लास हम आधा घंटा के लिए बंद कर देते, आप मोबाइल चला लीजिए। क्या, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि जो बृहद्रथ से शुरू होता है मौर्य वंश तक जाता है, ये सारे लोग जो आया इसने क्या किया कि उसको अपने जो क्षेत्र था मगध को विस्तार करने का काम किया। तो राजनीतिक स्थिति आज के जैसा नहीं है कि जो भी नेता झोला छापाएगा वो अपना पॉकेट भरेगा, है ना, वो अपना पॉकेट भरेगा, जितना भाई भतीजा रहेगा सबको राजनीति में घुसा देगा, नहीं होगा तो नौकरी चाकरी में घुसा देगा। पहले क्या था कि सबसे पहले अपना क्षेत्र कैसे बढ़े, हमारा क्षेत्र कैसे वो विकसित हो, विकास करे, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इस कारण से मगध का राजनीतिक स्थिति भी सही हो गया था। यहाँ तक हमने जान लिया। उसके बाद अब चलते हैं आगे। आगे जब हमने जाना था तो यहाँ पर ये जो है क्षेत्र आपको दिखेगा मगध का ही कुछ इस प्रकार से, ये पूरा मगध है, इसको आप मैप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हाँ, ये जो बिहार अभी वर्तमान का बिहार है वो मगध का ही क्षेत्र हुआ करता है, ठीक है, ये हमारा बिहार का ही हिस्सा है, कुछ हिस्सा यूपी तक भी आता है ये वाला, ठीक है। ये पूरा हमारा इंडिया है, इंडिया के जो बीच में जो एक यहाँ पर साइड में है मगध साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेपाल इसके ऊपर नहीं है जी, ये वाला है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों ने एक वंश यानी कि वंश के सीक्वेंस की बात करें तो वंश जो था कहां से मिलता है, कौन कौन से वंश इसमें शामिल था, ये कौन है, बिंदुसार, ठीक है। यहाँ पर वंश का सीक्वेंस देखेंगे, कौन कौन से वंश इस पर शासन करता है। वंश का नाम बताएंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहले बृहद्रथ वंश, सबसे पहले बृहद्रथ वंश आता है, कौन आएगा, बृहद्रथ वंश। उसके बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश। कौन सा, मौर्य वंश। सबसे पहला वंश बृहद्रथ, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। अब एक एक करके हम सभी वंशों के बारे में जानेंगे, यहां तक में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।
अब चलते हैं एक एक करके इसके वंश के बारे में जानेंगे। वंश हमें कहां से मिलेगा, अब यहां से नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका जो पॉइंट हम डालेंगे वो डालेंगे बृहद्रथ वंश। कौन सी वंश? बृहद्रथ वंश। अब देखेंगे यहां पर हम बृहद्रथ वंश की बात करें तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन? बृहद्रथ स्वयं। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। इसी के नाम पर जो है कहीं कहीं पर बृहद्रथ वंश इसको कहा जाता है ना। इसके पिता का नाम कौन था, क्या था? बृहद्रथ के पिता का नाम वसु। वसु है ना। बृहद्रथ ने जो था इसने क्या किया था, अगला इसकी घटना क्या है? इसका बेटा जरासंध। किसका बेटा? ये बृहद्रथ का पिता हुआ। बृहद्रथ का पुत्र कौन है? पुत्र कौन? जरासंध। जरासंध किससे पराजित हुआ था? भीम से पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ? भीम से पराजित हुआ। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा कौन? बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय। यहां तक क्लियर? राजधानी राजगिरी बोले, राजगीर बोले, गृहब्रज बोले या कुशाग्रपुर बोले, ये सभी जो है इसकी। हाँ, मगध का पाटलिपुत्रा बाद में बनता है। अभी जो बृहद्रथ वंश जहां तक था वहां तक जो था ये सभी के सभी गृहब्रज का हिस्सा हुआ करता था। अंतिम राजा कौन हो गया? रिपुंजय, है ना। और मगध वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहां से मिलता है? सर्वप्रथम जानकारी मगध का सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलता है? कौन से वेद से? अथर्ववेद से। ठीक है, ये हो गया बृहद्रथ वंश कंप्लीट। बढ़े आगे। बृहद्रथ के बाद हर्यक वंश। वंश का नाम डालेंगे हर्यक वंश। कौन सी? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईस्वी पूर्व है। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। बीसी है, क्या कि बीसी में सब कुछ उल्टा चलता है। ठीक है, ये हो गया। इस जो बिंबिसार था किस वंश का, सॉरी किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी? वो नहीं, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे बताएंगे। बिंबिसार ने जो था ये सबसे पहले शादी करने का काम किया था। अब देखिए बिंबिसार के बारे में कह, बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक, इसने क्या किया कि इसका सबसे बड़ा जो मेन मकसद हुआ था कि हमको किसी तरह से क्षेत्र को बढ़ाना। क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसने कौन सी एक नीति अपनाई? विस्तारवाद की नीति और वैवाहिक नीति, है ना। क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सी नीति? क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सी नीति? वैवाहिक संबंध एवं विस्तारवादी की नीति अपनाता है। विस्तारवादी का मतलब होता है बढ़ाना। मतलब कि ये हमार छोटा सा खेत है को, तोहर खेत रहलो बगलवा में, तो हम धीरे धीरे आरी काट काट के इतना कर देवो, ठीक। और दूसरा फिर ये बगलवा वाला देखेंगे कि किस होता है ना,
दूसरा देखेंगे कि ये एकड़ जो घरा वाला है कोई है ये न है, केल है बाहर कमाए, तब तक हम क्या करेंगे, ये करो खेत में इतना आरी काट के बढ़ा देंगे, तो इसको कहते हैं विस्तार। हाँ, छोटा छोटा है ना। हाँ चलिए, ये वैवाहिक संबंध हो गया, विस्तारवादी नीति अपनाया। इसने ही क्या किया था, इसने एक सुधार किया था। कौन सा सुधार, कैसा सुधार किया था इसने, कल बताए थे ना जी, नहीं है, प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक सुधार किया था। हाँ, तो प्रशासनिक सुधार पर बल दिया, मतलब ये कि शासन करने का जो भी रवैया था, नीति था, उसको बदलाव किया, उस पर विचार विमर्श किया। इसको कहा जाता है प्रशासनिक सुधार की नीति, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपनाम क्या था, उपनाम श्रोणिक था, श्रोणिक, श्रोणिक को ही क्या कहा गया है, सैन्य, सैन्य। इसके बारे में चर्चा कहां मिलती है, जैन साहित्य से। हाँ, एक और क्या था, एक और क्या, क्षेत्रोजस करके था ना, क्षेत्रोजस, जो कि मत्स्य पुराण से चर्चा मिलता है। कहां से, मत्स्य पुराण से, हो गया। ये इसका उपनाम हो गया। इसने किस जनपद को मिलाया था, महाजनपद, किसको, अंग को मिलाया था, अंग को मगध में मिलाने का काम किया, मगध में मिलाया, है ना, अंग को मगध में मिलाया। अंग की राजधानी कहां थी, चंपा, अंग की राजधानी चंपा, है ना। और आगे देखेंगे, ये हो गया, यहीं पर लिखते हैं इसको भी, आगे के सारे पॉइंट आगे बताएंगे कि इसने एक, इसके पास एक डॉक्टर था, कौन, इसके पास डॉक्टर कौन था, वैद्य कौन था, वैद्य जो था, जीवक, जीवक जीवक को किसके सेवा में भेजा था, चंद्र प्रद्योत की सेवा में भेजा था, जो कहां का था, अवंती का ना जी, कहां ध्यान है आप लोग को, अवंती महाजनपद का था, ठीक है। अवंती वाला जो था, अवंती का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश वर्तमान में आता है, वही अवंती नरेश का मतलब हुआ कि अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत। तो ये जो चंद्र प्रद्योत था, उसके पास भेजा जीवक को, जीवक जो कि बिंबिसार का वैद्य है, ठीक है। तो जब बिंबिसार गया, ये चंद्र प्रद्योत जो था ना, इसको ऐसा बीमारी धरा, प्लेग धरा कि पीलिया धरा, पते नहीं चला, ठीक है, कि क्या कौन सा बीमारी धरा पता ही नहीं चला। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना है ना, वैसी उसको कौन सा बीमारी धरा, टीबी है जैसा बीमारी धरा, पता नहीं चला। सारे पूरी भारत का वैद्य जो था, उसको देख देख करके खत्म, मतलब पता ही नहीं चला, उसको ठीक नहीं कर पाया। तो ये क्या किया, ये अपना वैद्य को भेजा जीवक को चंद्र प्रद्योत के पास, और उसने 2-4 गो जड़ी बूटी खिलाया। एक बिहारी था, सब पे भारी था, ठीक है, एक बिहारी सब पे भारी, ये बिहारी था, गया चंद्र प्रद्योत को, 20 दिन 25 दिन सेवा किया, बोला बम बम, चंद्र प्रद्योत ठीक ठाक हो गया। तो ये क्या किया, चंद्र प्रद्योत जो था, बिंबिसार से क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, है ना, चंद्र प्रद्योत से दोस्ती कर लिया, किससे, चंद्र प्रद्योत से, है ना। और यहां पर हो गया, अंग को मगध में मिला लिया, यहां तक हो गया, है ना। अब इसके बाद आगे चलेंगे, ये पूरा का पूरा जो था बिंबिसार, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईस्वी पूर्व के बीच में किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सी नीति अपनाई,
वैवाहिक संबंध और विस्तारवादी नीति को अपनाने का काम किया था। उसके बाद इसने कौन सी सुधार किया, तो प्रशासनिक सुधार पर बल दिया। इसका उपनाम क्या था, तो श्रोणिक और क्षेत्रोजस। महाजनपद में किसको मिलाया था, अंग महाजनपद को मिलाया था। अंग महाजनपद का राजा उस समय कौन था, नहीं, ब्रह्मदत्त। अंग महाजनपद का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। और अंग महाजनपद का उप राजा किसको बनाया था, उप राजा जो बनाया गया था, यानी कि जो बिंबिसार जो था अपने पुत्र अजात शत्रु को उप राजा बनाता है। किसको, अजात शत्रु को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर हमने बात किया ये कि किसने वैवाहिक संबंध से, तो अब वैवाहिक संबंध देखेंगे किससे किससे विवाह किया। ये थोड़ा सा लफंगा टाइप के था जी, 2-4 को बीवी रखे कि इसको शौक था, ठीक ना। तो देखेंगे वैवाहिक संबंध एक एक करके बोलेंगे, बताए थे। सबसे पहले किससे शादी किया, वैशाली के जो राजा था चेटक, चेटक की बेटी चेलना। चेलना से कौन पैदा हुआ था, अजात शत्रु हुआ था, जो कि इसका पुत्र हुआ ना। दूसरा शादी किससे किया था, कौशल के राजा हुआ करता था प्रसेनजित। कौन, प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन थी कौन, महाकोसला देवी। महाकोसला देवी है ना, ये कौन थी, बहन थी ना। और ये कौन थी, पुत्री है ना। तो प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी, महाकोसला देवी से दहेज में क्या मिला, काशी। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बाकी बदले में यूपी बिहार ले ले, तो यूपी ले लिया, काशी बनारस जो कि यूपी ले लिया। तीसरा में किससे किया था, मद्र या भद्र यानी कि पंजाब है ना, पंजाब का हिस्सा था। पंजाब का कौन, पंजाब की रानी थी एक क्षेमा। हाँ खेमा, क्षेमा कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, क्षेमा इसी लिखा था ना, हाँ क्षेमा या कहीं पर खेमा लिखा हुआ मिलेगा। पंजाब की रानी कौन थी, क्षेमा है ना, क्षेमा से विवाह किया। उसके बाद विदेह, विदेह के राजा कौन था, रानी कौन थी, विदेह वासनी। विदेह वासनी से शादी किया। किससे किससे, विदेह वासनी से शादी किया है ना। तो ये इतना शादी किया, ये मतलब थोड़ा सा ठरकी टाइप के था, ठीक ना। तो ये क्या किया, सबसे पहले किससे शादी करता है, वो देखिए ये अभी सोच रहे हैं कि हम एक और करेंगे। अजात शत्रु इसका चेलना का पुत्र है। आगे, हाँ आगे चले के इसका बात करेंगे। पहला शादी वैशाली के, जल्दी जल्दी बोलिएगा, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से, जिससे उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, अजात शत्रु। कौशल के रानी कौन था, राजा कौन था, प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी, उससे क्या मिला इसको, काशी। तीसरा में मद्र, मद्र जो कि पंजाब का हिस्सा था, वहां की राजकुमारी कौन थी, राजकुमारी क्षेमा से शादी किया, पंजाब को लिया हिस्से में। विदेह, सॉरी विदेह, विदेह से विदेह वासनी जो कि ये भी राजकुमारी थी है ना, विदेह के वैशाली वाला हिस्सा, ठीक है। तो विदेह वासनी से शादी की, यहां तक कोई दिक्कत। अब होता यह है कि बुढ़ाओ जो था कौन, किसका बात चल रहा है, बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये शादी पे शादी किया जा रहा था। जब पहल का शादी हुआ था, इसका एगो बेटा हो गया अजात शत्रु। अब धीरे धीरे अजात शत्रु बड़ा हो रहा था, तो ये देख रहा है कि बाबू हमारे बुढ़ा गया है, अभी भी शादी पे शादी कैले जा रहा है, हमरा शादी उदी करेगा कि नहीं करवाएगा, हमरो तो उम्र हो गया, हमरो मन कर रहा शादी करे कि हम तनी मनी बीवी के लेके घूमू इधर उधर, ही अभी तक अपने शादी कर रहा। तो ये जाके बाप को बोला अजात शत्रु कि पिताजी अब आप ऐसा कीजिए, आप बहुते शादी कर लीजिए, अब हमको भी तनी शादी करा दी, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसका जो बाप होता है
कहता हट चुप रह, अभी हमर मान भर लो है ना, तोरा कहां से शादी करा दिया। ठीक, तब इस क्या करता है कि अच्छा बुढ़ाओ रुक, अब बताते हैं क्या करता है, इसको मार देता है। बिंबिसार की हत्या कौन करता है, हत्या कौन करेगा, पुत्र अजात शत्रु। अजात 493 ईस्वी पूर्व में, कहीं कहीं पर 492 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। पूरा शासन काल इसका कितना रहता है, शासन कितने साल किया, 52 वर्ष। ये अजात शत्रु कहता है कि बुढ़ाऊ तो सब दिन तू ही शादी करेगा, है मतलब हम माई पे माई बनाते जा रहा, मेरा कोई है ये नहीं। तो ये क्या किया, सीधे टपका दिया। तो ये हो गया, यानी कि अब हम चर्चा किसका करेंगे, अजात शत्रु का चर्चा करेंगे। किसका करेंगे, अजात शत्रु, है ना। हाँ, पितृहंता वंश कहलाता है, ठीक है। अब हम सब बात किसका करेंगे, अजात शत्रु के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब एक एक करके शुरू हो जाइएगा अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु के माता का नाम, माता चेलना। चेलना कहाँ की रानी थी, किसकी बेटी थी, चेलना वैशाली की, जो राजा था चेटक, है ना, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री, है ना, कौन थी, चेलना। इसका उपनाम क्या होता है, कुनिक, क्या होता है, कुनिक। और इसी को प्रीतहंता भी कहा जाता है, प्रीतहंता, पिता का हत्या करने वाला प्रीतहंत। हाँ, शुरुआत इससे होता है ना, जो हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश को भी कहा जाता है प्रीतहंता वंश, क्योंकि बिंबिसार को अजात शत्रु को उदयन मारने का काम करता है। इसका उपनाम क्या हो गया, कुनिक या प्रीतहंता, है ना। उसके बाद इसने कौन सा धर्म अपनाया था, अनुयायी किस धर्म का था, जैन धर्म का अनुयायी था। आगे किस धर्म का अनुयायी हो गया, जैन धर्म का, है ना। इसने एक अस्त्र भी प्रयोग किया था, कौन सा, एक अस्त्र प्रयोग किया था, महाशिला कंटक, अस्त्र प्रयोग किया था महाशिला कंटक। और एक और अस्त्र था, सॉरी, रथ मूसल, है ना, रथ मूसल, रथ से कुचल देने वाला, ठीक है, रथ मूसल, महाशिला कंटक और रथ मूसल, है ना। इसके समय पे ये किसको विजय किया था, नहीं, वैशाली को विजय किया था। जो इसका बाप था बिंबिसार, बिंबिसार का ही उम्मीद था कि वो हम जीतेंगे, किसको, वैशाली को, मगर वैशाली से ही शादी कर लिया। वैशाली की जो रानी थी चेलना, उससे शादी कर लिया। मगर ये क्या किया कि तू तो शादी करके मिलाया ना, ये कहा कि रुक बाबू, तो ससुरारे हम लूट लेते, ठीक ना। तो ये अपने ससुराल, मतलब कि अपनी नानी घर जो था, नानी घर को ही, वैशाली को ही मगध में मिला लिया। काहे की, देखिए अब कारण क्या था, यहां समझिए। ये बिंबिसार जो था ना, बहुत चालाक था। ये जितना शादी करता था ना, ऐसे ऐसे लड़की से शादी करता था जेकर कोई भाई ना, सारा संपत्ति हम। तब इसकी कोई भाई था नहीं चेलना का। तो बाद में जब ये इसी का माँ बन गई अजात शत्रु का, तो ये तो खाली हो गया, काहे कि चेटक का कोई बेटा था नहीं, तो कोई तो इस पे शासन करने वाला होना चाहिए ना। तो अजात शत्रु बोला, नाना की हालचाल, चेटक बोलता है, का बोले नाते चल रहा है, अच्छा नाना कोई दिक्कत ना है, तो चला हमरा ही, हम तो हर सेवा पानी कर। तो ये क्या किया, वैशाली को अपने पास मिला दिया। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या होता है, इसने विवाह तो बाद में करेगा, एक और भी जीतता है ना जी, काशी। काशी कहां से मिला था, दहेज में मिला था,
महाकोसला देवी से शादी किया था, तो कौशल का प्रसेनजीत की बहनी से। तो महाकोसला देवी से काशी मिला था इसको, काशी भी इसका एक तरह से नानी है घर। बिंबिसार के दहेजुआ था काशी, ठीक, और काशी जो इसका नानी घर हुआ उसको भी मिला लिया। कहा बाबू तोर जितना जे ससुराल है सब हमार नानी घर, सब के हम अपने कब्जा में रखा है ना, सब इसका मामहर बन गया। नहीं, काशी यूपी में आता है। हाँ, कैसे मिला लिया जो देखिए ये काशी था ना, तो पहले आभी वाला आभी के परिप्रेक्ष्य से न देखिए, पहले ये कहाँ के बात हो रहा है, बीसी के, बहुते पुराना बात चल रहा है ना, तो बहुते पुराना बात है, तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए काशी को मिलाया। यहाँ पर एक चीज था कि वैशाली को जब मिलाया था तो वैशाली में वो इसका मंत्री था साथ में, कौन था मंत्री के नाम क्या था, वर्षकार था ना, वर्षकार, और एक और था सुनिधि, ठीक है, हाँ मंत्री था ये लोग। मुख्य रूप से वर्षकार याद रखेंगे, वर्षकार के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, कहीं कहीं पर ये ऐसे लिखा हो रहेगा वर्षकार, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। काशी को मिला लिया। अब इसका जो इसके समय में एगो बौद्ध संगीति होता है, कौन सा बौद्ध संगीति, काहे कि ये जो इसी के समय पे जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो जाता, ठीक है, तो इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है, राजगिरी ना, राजगिरी में, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि अजात शत्रु के ही समय में होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष महाकश्यप, ये हो गया। अब इसकी मृत्यु कब हो जाता है, 461 ईस्वी पूर्व में। इसकी हत्या कौन करता है, हत्या इसका पुत्र जो है उदयन या उदयन, ठीक है, पुत्र कौन, उदयन या उदय। अब शादी किया तब ना इसका पुत्र आया, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि ये भी जो है शादी पे शादी कैले जा रहा था, ठीक है, अब ये भी शादी पे शादी किए जा रहा था। अब इसका जो बेटा उदयन था, उदयन कहता है मन में कि साला हमारे बाप दादा सब रसीले हैं, सब के सब खाली शादी के लिए जा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं करता है। दादा था वैसी 4 गो 5 गो शादी किया, ये भी शादी पे शादी के लिए जा रहा, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। ये जाके क्या किया, अजात शत्रु उदयन जाके फिर अपने बाप से बोला का हमारा शादी उदी होता है, बाप बोला नहीं अभी रुक जाए, एक और हमको कर लेने दो। क्या तेरी के कितना शादी करेगा, रुक हम बताते हैं। राते में सुतले सुतले जाके ही मारा, क्या किया, सुतल सुतल उदयन इसको मारा। अब जब आगे बात आता है, यानी कि इसकी अजात शत्रु की कहानी खत्म। अजात शत्रु के माता कौन, खेलना कौन थी, वैशाली के चेटक की पुत्री थी, इसका उपनाम उन्हीं की पितृहंता। अनुयायी किस धर्म का, जैन धर्म का। कौन शास्त्र था इसके पास, महाशिला, कंटक और रथ मुसल, ठीक है। विजय किसको किसको किया था, वैशाली को और काशी को। वैशाली को जीतने के लिए वर्षकार नामक मंत्री का प्रयोग किया था। और प्रथम बौद्ध संगीति, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है इसी के समय पे, है ना, 483 ईस्वी पूर्व में, जिसका कहां पर होता है, राजगिरी में। अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप था। इसकी हत्या कब होती है, 461 ईस्वी पूर्व में। कौन करता है, पुत्र उदयन। कितने वर्ष का शासन काल था इसका, शासन काल 32 वर्ष का। बाप किया 52 साल, बेटा किया 32 साल। अब आगे चलते, यानी कि आप किसके बारे में पढ़ेंगे, उदयन के बारे में या उदयन के बारे में, ठीक है। इसका शासनकाल बताएंगे,
400 445 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, राजधानी कहाँ हो गई? राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसी को पाटलिग्राम भी कहा जाता था, पाटलिग्राम। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाने का काम करता है। कहां से कहां लाता है? राजगृह से राजधानी को लाता है कहां? पाटलिपुत्र। मगर जब प्रश्न पूछेगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र की स्थापना का नींव अजात शत्रु ही डाल के जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो निर्माण है वह अजात शत्रु ही करता है, जबकि पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है? तो उदयन बनाता है ना। किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी जैन धर्म का अनुयायी था। कहीं कहीं पर इसके बारे में ये बौद्ध धर्म को भी कुछ हद तक मानता था। ठीक है, कुछ हद तक कभी बीच में बौद्ध धर्म को, हाँ कोई एक ही दिखेगा आपको। ठीक है, हुआ ना। इसके बाद सीधे अंतिम राजा आता है इसका। अंतिम राजा किसका? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन? नागदशक। आई जो नागदशक था ना, मतलब कि जो उदयन था ना, उदयन का करता था अपना बेटा जो इसका था, मुंडक नाम का एगो बेटा था। मुंडक ये सब करके छोटे छोटे शासक आया था बीच में, जिसके बारे में हम लोग को उतना जानकारी नहीं लेना। मुंडक है ना जी, मुंडक, और एगो था अनिरुद्ध। ये सब छोटे मोटे शासक आया। तो ये उदयन जो था ना, अपना बेटा को पहले ही कह देता था, जब बड़ा हुआ 17-18 साल के, बेटा शादी करे के हाँ हो, तो अभी बोला ना बाबू बेटा शादी करेला। काहे कि इसको पता था कि मेरा बाप जो था दादा को मारा था, हम अपना बाप के मार ही दिए। तो पहले ही से डर रहा था उदयन। कौन? उदयन। वो बार बार बेटा से पूछते रहता था, शादी करना है तुमको? ना अभी। अरे एगो लड़की पसंद की है, शादी करना है? ना 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 अभी ना। ठीक है, तो ये पहला ही डर से अपने बेटा को पूछता रहता था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन? नागदशक। नागदशक की हत्या कौन करता है? हत्या कौन? शिशुनाग। कब करता है? 412 ईस्वी पूर्व में। ये जो शिशुनाग होता था ना, ये शिशुनाग पहले अमात्य होता था। अमात्य मतलब होता है पंडित। ठीक है, नहीं पंडित मतलब कि पुरोहित हुआ करता था उस समय का। ठीक है, तो ये पहले अमात्य हुआ करता था, पंडित हुआ करता था। बाद में नागदशक जो था ये मतलब कमजोर शासक रहा हर्यक वंश का, तो इसने क्या किया कि इसी की हत्या करके शिशुनाग ने एक नया वंश की नींव डाल देता है। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक में एक बार फिर से आएंगे, एक करके रिपीट करेंगे। शिशुनाग हम लोग अगले दिन करेंगे, यानी कि शिशुनाग वंश को, है ना। हमने जाना सबसे पहला मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ ने किया, जो कि जिसका पिता कौन था? वसु था। और इसका पुत्र कौन हुआ? बृहद्रथ का पुत्र हुआ जरासंध। जरासंध जो था भीम से पराजित हुआ था। और बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा होता है रिपुंजय। इसकी राजधानी राजगृह था, है ना। और सर्वप्रथम जो है मगध साम्राज्य की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। उसके बाद हमने जाना हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक काम किया। इसने अनुयायी कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध और विस्तारवादी नीति को अपनाया था। इसने सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार पर बल दिया। इसका उपनाम के रूप में श्रोणिक और क्षेत्रोजा जाना जाता है। श्रोणिक जो कि जैन साहित्य से प्राप्त होता है, जबकि क्षेत्रोसत मत्स्य पुराण से। महाजनपद जो कि अंग महाजनपद को मगध में मिलाने का काम करता है और राजा बनाया था अजातशत्रु को। और अंग का जो उस समय राजा हुआ करता था ब्रह्मदत्त था। और इसने अपने वैद्य जो था जीवक,
जीवक जो था चंद्रप्रद्योत और गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी इसने भेजा था, ठीक है, दोनों को सेवा किया था। चंद्रप्रद्योत को इस सेवा के लिए भेजा जो कि अवंती का राजा हुआ करता था, उससे इसने दोस्ती करके उसको मिला लिया। उसके बाद हमने जाना वैवाहिक संबंध के अंतर्गत वैशाली की जो राजा हुआ करता था चेटक, चेटक की पुत्री चिलना से शादी किया, चिलना से एक पुत्र हुआ अजातशत्रु। उसके बाद कौशल, कौशल के राजा था प्रसेनजित, प्रसेनजित की बहन महाकोशला देवी, जिससे इसको दहेज में यूपी काशी मिला। मद्र यानी कि भद्र का जो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, वहां का राजकुमारी क्षेमा, और विदेह की राजकुमारी विदेहवासिनी, जिसकी हत्या जो है उसी का पुत्र है अजातशत्रु ने कर दिया। 492 ईस्वी में शासनकाल कर कुल 52 वर्ष का रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना अजातशत्रु, अजातशत्रु के माता का नाम चेलना, पिता का नाम बिंबिसार। चेलना कौन? तो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। इसके उपनाम के रूप में कुनिक और प्रीतहंता के नाम से जाना जाता है। अनुयायी के रूप में यह जैन धर्म का अनुयायी था। अस्त्र के रूप में महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया। इसने विजय के रूप में वैशाली और काशी को मिलाने का काम किया था। वैशाली में वर्षकार के और सुनिधि की सहायता से उसको जीतने का काम किया था। इसी के शासनकाल में बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध की इसी के समय पे मृत्यु हो गया था। और इसके बाद इसका मृत्यु कब होता है? 461 ईस्वी पूर्व में। इसका पुत्र जो है उदयन उसकी हत्या कर देता है और शासन काल कुल 32 वर्ष का होता है। उसके बाद हम बात किए उदयन की। उदयन का जो काल था वो 460 से 445 ईस्वी पूर्व के बीच में था। इसने अपनी राजधानी को राजगिरी से उठा करके पाटलिपुत्र लेकर के आया। और अनुयायी किस धर्म का था? तो जैन धर्म। कहीं कहीं पर बौद्ध धर्म के बारे में भी चर्चा मिलता है। उसके बाद जो था हर्यक वंश में कुछ छोटे छोटे राजा आए, जैसे मुंडक और अनिरुद्ध। और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, नागदशक की हत्या जो था शिशुनाग, उसी का अमात्य जो हुआ करता था, उसने 412 ईस्वी पूर्व में कर दिया। और उसके बाद एक नया वंश नागदशक का गुरु था अमात्य शिशुनाग, ठीक है। तो पहले पुरोहित था, पंडित था, बाद में हत्यारा बन करके उसने एक अपना शासन, हाँ ठीक है। तो आगे अगला जो क्लास होगा हमारा शिशुनाग वंश की बात है ना।